और डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई, उनके क्या क्या उद्देश्य रहे, पहली से लेकर के छठी पंचवर्षीय योजना तक की चर्चा हमने कल कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 2017 तक जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई हैं, तो उनकी चर्चा आज हम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1985 में होती है। इसका कार्यकाल 1985 से 1990 के बीच 5 साल का है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी की मदद लेना, प्रौद्योगिकी का विकास करना, उसका विस्तार करना, और उसके साथ साथ देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, और इस तरह से विकास के नए क्षेत्रों की खोज कर रिसोर्सेज को उनमें लगाना था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणाम के रूप में वहाँ कृषि, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण और इस तरह से कई लक्ष्य रखे गए थे। सातवीं योजना में मोटे तौर पे ऊर्जा उत्पादन की दिशा में भी विशेष प्रयास किए गए और सामाजिक न्याय की स्थापना करना, और उसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, साथ ही देश में जो आधारिक संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना, ये बहुत महत्वाकांक्षी उद्देश्य रखे गए। सातवीं योजना में कोशिश की गई कि भारत विश्व में व्यापार के मामले में भी अग्रणी स्थान बनाए, और इसके तहत जो लक्ष्य रखे गए उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में उक्त उद्देश्यों के अलावा जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 5% रखी गई थी, जबकि वास्तव में वृद्धि दर जो प्राप्त हुई वो 6.01%। यानी ये वाकई उत्साहजनक था कि इस पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य रखे गए थे विकास के, वो उद्देश्य प्राप्त हुए और उनसे आगे जा कर के हमने अपने लक्ष्य हासिल किए, नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस तरह से चूँकि इस दरमियान देश में जो राजनीतिक रूप से जो स्थिरता रही, उसका भी एक बहुत सकारात्मक प्रभाव इस चीज़ पर पड़ा। तो ये सातवीं योजना जिसके मुख्य उद्देश्य इस तरह थे। अब बात करते हैं आठवीं योजना, 92 से, यानी 1992 से 1997। 1992 से 97 के बीच आठवीं योजना एक ऐतिहासिक योजना मानी जाती है, क्योंकि इसी दरमियान भारत में औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, और सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई 1991 में। और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए इस पंचवर्षीय योजना में बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत दीर्घकालिक उद्देश्य रखे गए। और चूँकि उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी, कई मोर्चों पर हम संकट में थे, न हमारे पास विदेशी मुद्रा के भंडार थे, न हमारा निर्यात बढ़ रहे थे, आयात हमारे लगातार बढ़ते जा रहे थे, और इस तरह से भुगतान संतुलन की भी स्थिति बड़ी भयावह थी। बावजूद इसके भारत सरकार ने जो 1991 के आर्थिक सुधार शुरू किए वो इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण रहे। और इस दरमियान भारत में पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से सबक लेते हुए कुछ इस तरह के विशेष आधारित परिवर्तन किए गए, जिनको महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। चूँकि उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो खुद भी अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने
वैश्विक परिदृश्य में इस तरह के अनेक निर्णय लिए और उन निर्णयों से आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने का मौका मिला। प्रौद्योगिकी का विस्तार होने लगा, साथ ही उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा भी प्रशस्त हुई। और एक सबसे बड़ी बात, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी, क्योंकि यह वैश्वीकरण की शुरुआत थी और इसके तहत निजी क्षेत्र को सामने ला करके विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया गया। और इस तरह से देश ने दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में कार्य किया। इसी दरमियान विश्व व्यापार संगठन की भी स्थापना होती है और भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी संस्थापक सदस्य भी बनता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसके साथ साथ इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में जनसंख्या वृद्धि को रोकना, गरीबी में कमी करना, रोजगार के सृजन अवसरों का सृजन करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, संस्थागत ढांचे का निर्माण करना, मानव संसाधन विकास जैसे बड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य निर्धारित किए गए। इस योजना में यानी इस पंचवर्षीय योजना में कुल जो खर्च हुआ उसका 26.6% ऊर्जा के विकास पर खर्च किया गया। यानी एक बार इस बात को पुनः प्रमाणित किया गया कि देश को यदि आर्थिक विकास करना है, देश को आगे बढ़ना है, तो ऊर्जा संबंधी जो देश की आवश्यकताएं हैं वो घरेलू पूर्ति से ही संभव हो सकती हैं। उन घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू संसाधनों से ही पूरी हो सकती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के ऊर्जा के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया और इस तरह से इस योजना में जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 5.6% थी, जबकि वास्तव में वृद्धि दर प्राप्त हुई वो 6.6%, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी दरम्यान देश में अनेक तरह के अभूतपूर्व आर्थिक कदम उठाए गए थे और उन कदमों के साथ साथ देश में निजीकरण, देश में वैश्वीकरण और देश में निजी क्षेत्र को साथ लेने की जो बात कही गई थी उसका फ़ायदा कहीं न कहीं देश को मिला। और इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कामयाब रहे। बात आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1997 से शुरू होकर के 2002 तक चली। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्यों में औद्योगिकरण को तेज करना, मानव विकास ढांचे को सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, गरीबी उन्मूलन करना और उसके साथ साथ घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना में साधनों का आवंटन किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए, ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए ये तय किया गया कि शहरों की और जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो, उद्योगों की स्थापना हो, शहरीकरण पर दबाव ना बढ़े या शहरों पर दबाव ना बढ़े, इसके लिए प्रयास किए गए कि बुनियादी ढांचे का विकास शहरों में भी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो। और इस तरह से ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से इस योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 5.35 रखी गई थी, जबकि 6.5% रखी गई थी। लक्षित वृद्धि दर 6.5% थी, जबकि वास्तव में प्राप्त हुई 5.35, यानी लक्षित वृद्धि दर से 1% नीची विकास दर हमें प्राप्त हुई। लेकिन संतोष इस बात का रहा कि यह योजना आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में कामयाब रही। इसके बाद बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक है। इस योजना में 8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्राप्त हुई, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक थी। इस योजना में ये तय हुआ
कि योजना के अंत तक गरीबी के अनुपात में 5% की कमी आए, साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन हो और सभी राज्यों में जो शिक्षा की स्थिति है उसमें सुधार आए, सभी बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिले, सभी व्यक्ति साक्षर हों, सभी व्यक्तियों जनसंख्या में जो 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 वृद्धि हो रही है उसको रोका जाए। और इस तरह से विशेष फोकस इस बात पर किया गया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना किस तरह से देश के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करे ताकि विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें। जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के प्रयास हुए, साथ ही शहरीकरण पर बढ़ते दबाव को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना के विकास पर बात की गई, औद्योगिक विकास की बात की गई, रोजगार के अवसर सृजित हों, कृषि विकास को प्राथमिकता मिले, सिंचाई का विस्तार हो। ये सब उद्देश्य प्राप्त करने के लिए योजना में धन का आवंटन किया गया और उसके अनुसार यह योजना बहुत हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दरमियान लागू रही। इस योजना में मुख्य रूप से जो बजट जो इस 5 वर्षीय योजना के लिए रखा गया योजना आयोग के द्वारा वो था 71,731 करोड़ रुपए। इस योजना में पिछली पंचवर्षीय योजना से लगभग 39,900 करोड़ रुपए यानी 40,000 करोड़ के आसपास अधिक बजट इसमें रखा गया। इसमें कृषि विकास की दर उच्च हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा गया कि 3.5% की विकास दर प्राप्त हो, उद्योगों में 8% की वृद्धि दर प्राप्त हो रहे, सेवा क्षेत्र में भी 8.9%, घरेलू उत्पादन वृद्धि दर 8% और साक्षरता दर 85% यानी 65% के आसपास रहे। तो ये प्रयास हुआ इस पंचवर्षीय योजना में कि जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी उनको आगे बढ़ाया जाए और वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए देश कैसे आगे बढ़े, देश विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए, इसके लिए दूरगामी लक्ष्य रखे गए और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तमाम संसाधनों को जुटाने का भी लक्ष्य रखा गया। और इस तरह से प्रयास हुआ कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आधारिक संरचना के साथ साथ कृषि विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन, औद्योगिकरण का विकास, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास और उसका अधिक से अधिक उपयोग कैसे सुनिश्चित हो, ये सब चीज़ें इस योजना में इन चीज़ों का ध्यान रखा गया। साथ ही जो इंक्लूसिव ग्रोथ का एक नया कंसेप्ट जो समावेशी वृद्धि दर को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी गई, जिसमें मोटे तौर पर सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हुए लक्ष्य तय किए गए, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए और इस तरह से ये योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत हद तक कामयाब रही। बात करते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना जिसको 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2017 तक यह पूरी हो चुकी। इसका कार्यकाल 2012 से 2017 रहा। योजना आयोग की जगह इस योजना में नीति आयोग ने ले ली थी और नीति आयोग के बनने के बाद इस योजना का मॉनिटरिंग, इस योजना को लागू करने की जिम्मेवारी नीति आयोग की रही। इस योजना में जो लक्ष्य तय किए गए थे वो लक्ष्य वाकई बहुत ही दूरगामी रहे। इसमें तय किया गया कि 10% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की जाए, वैश्विक आर्थिक संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए लक्ष्य तय किए गए। और चूँकि 2008-9 में जो एक आंशिक आर्थिक मंदी आई थी उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था, लेकिन सरकार ने प्रयास किया कि उसका प्रभाव कम से कम हो, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या के मामले में चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ बड़ी संख्या में बेरोजगारी की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए आवश्यक था कि हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं को घरेलू विकास के माध्यम से और घरेलू विकास के मॉडल के माध्यम से
उस चीज़ को एड्रेस करें कि बेरोजगारी ना बढ़े। और इस दरमियान आर्थिक विकास दर भी घट करके जहां हमने रखा था 10% का टारगेट, वो घट करके 6.7% पर आ गई। और इस तरह से यह योजना काफ़ी आर्थिक उच्चावचनों का शिकार रही। देश की अर्थव्यवस्था में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कृषि विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता दी गई, क्योंकि अब देश की अर्थव्यवस्था में या देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंशदान बढ़ कर के आधे से भी अधिक हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में सेवा क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए, नीतियों का निर्माण हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज देश में जो सेवा क्षेत्र का योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में, वो सर्वाधिक है। प्रयास ये हुआ कि प्रौद्योगिकी का विस्तार है वो तेजी से हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो उसके विकास से न केवल कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि देश में रोजगार के अवसरों का भी तेजी से विकास सुनिश्चित हो सकेगा। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण 1951 से उनको लागू किया गया, और 2017 आते आते 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो गई। वर्तमान में अगली पंचवर्षीय योजना पर कार्य जारी है, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन यहाँ ये बताना उचित रहेगा कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत ने देखी हैं, और कुछ उतार चढ़ावों को छोड़ दें तो इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में देश ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई है। यद्यपि बढ़ती जनसंख्या ने विकास के राह में अनेक रोड़े अटकाए हैं, विकास दिखाई नहीं देता है, लेकिन भारत ने पिछले 30 वर्षों में मोटे मोटे तौर पे कहें, जब से आर्थिक सुधार शुरू किए गए, आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, उसके बाद से कई क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन अभी चुनौतियां विद्यमान हैं, अभी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य 12 पंचवर्षीय योजनाओं के दरमियान भारत ने आर्थिक विकास के उच्च सोपान स्थापित किए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।